इस वीडियो में आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स को जानोगे हमारे इस इनफिनिट ब्रह्मांड के बारे में जिसको सुनकर आप कहोगे कि मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था। इनफाइनाइट रेंज ऑफ ग्रेविटी, ये बहुत ही डीप फैक्ट है। पूरा फोकस एक जगह करके सुनो। ये मेरे ख्याल से ब्रह्मांड के सबसे अमेजिंग सीक्रेट्स में से एक है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इस ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि आप जैसे जहां भी हो अभी, आपको धरती अपने गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी से अट्रैक्टेड कर रखी है, ठीक है। क्या है कि सूरज, सन बहुत दूर है लेकिन फिर भी सन की जो ग्रेविटी है, सन का गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब क्योंकि सन बहुत दूर है और आप बहुत छोटे हो एज कम्पेयर टू सन, तो ये बहुत माइन्यूट सा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन सिंपली स्पीकिंग, सन की ग्रेविटी भी आप पे टच हो रही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूर दराज के तारे जो कि अरबों लाइट ईयर दूर है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो भले ही अरबों लाइट ईयर्स दूर हो, लेकिन उसका रियल टाइम ग्रेविटेशनल इफेक्ट वो ब्रह्मांड के हर चीज पे पड़ता है। यानी कोई भी तारा ले लो, नॉर्थ पोल वाला तारा, उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस आप तक पहुंच रहा है। यानी इस पूरे स्पेस के फैब्रिक में हर एक चीज की ग्रेविटी हर एक चीज को इफेक्ट करती है, और ग्रेविटी का कोई डिस्टेंस लिमिटेशन नहीं होता है। यानी लाखों लाइट ईयर दूर कोई ब्लैक होल हो, उसका ग्रेविटी भी टेक्निकली आपको अभी रियल टाइम में टच कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये अगर आप थोड़ा शांत होकर सोचो तो ये बड़ी अमेजिंग बात है। ग्रेविटी का रेंज इनफाइनाइट होता है, जिसका मतलब यूनिवर्स में सब कुछ आपको अभी अपने तरफ खींच रहा है, और आप भी यूनिवर्स में सभी चीजों को अपने तरफ खींच रहे हो एट अ वेरी सटल लेवल। सोलर सिस्टम टेल, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सौर मंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखोगे तो वहां पर एक प्रोटेक्शन लेयर नजर आएगा, हीलियोस्फीयर नाम का। पर अगर आप और दूर जाओगे हमारे सोलर सिस्टम के, और आप जब ये देखोगे कि हमारा पूरा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है इंटरस्टेलर स्पेस में, तो आपको ये पूरा सौर मंडल एक कॉमेट की तरह दिखेगा। यानी हमारे सोलर सिस्टम का एक टेल भी है, एक पूंछ भी है। और ये कितना अजीब लगता है कि इसी के अंदर हमारी धरती, सूरज, बाकी सारे ग्रह यहाँ पर मौजूद है। ये आप जो गोल सा धुंधला सा देख रहे हो, ये है हेलियोस्फीयर, और ये इतना सारा पूंछ आप देख रहे हो। ये पूंछ इसलिए बनता है क्योंकि जब हमारा सौर मंडल हाई स्पीड से ट्रेवल करता है तो हेलियोस्फीयर रास्ता को क्लियर करता रहता है, और तभी ये पूंछ फॉर्म होता है। रोटेशनल फ्लैटनिंग, आप बचपन से जितने भी ग्रहों के फोटो देखते आए हो तो आप गोल देखते आए हो, जैसे कि जुपिटर गोल, धरती गोल, सैटर्न गोल। पर यहाँ एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है। एक्चुअली में सैटर्न ग्रह ऐसे गोल नहीं है, बल्कि सैटर्न ग्रह ऊपर में फ्लैट है। मतलब सैटर्न इतने फास्ट घूमता है, उसके गैसेस इतने फास्ट घूमते हैं कि एक फेनोमेनन होता है जिसे कहते हैं रोटेशनल फ्लैटनिंग। देखो नासा के इस आर्टिकल में यही बात मेंशन्ड है कि इट स्पिन्स सो फास्ट दैट इट फ्लैटन्स आउट एट द टॉप और बॉटम दोनों। इसे ही रोटेशनल फ्लैटनिंग कहते हैं। धरती का नॉर्थ पोल फ्लैट थोड़ी है। कॉस्मिक सेंसरशिप, जिस तरह मूवीज में कई सीन्स को सेंसर किया जाता है, यानी कट कर दिया जाता है, यानी मत देखो, वैसे ही हमारे यूनिवर्स में ऐसी कई चीजें हैं जो कि हम चाह के भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और वैज्ञानिक इसी को कॉस्मिक सेंसरशिप कहते हैं। जैसे कि हमारे कॉस्मोस में ऐसी कई वाइल्ड और क्योटिक स्टफ है जो कि ब्लैक होल के अंदर चल रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल के अगर अंदर हमें दिख गया तो पूरे लॉज ऑफ यूनिवर्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो हमारे कॉस्मोस में ऐसा एक सेंसरशिप का सिस्टम बना हुआ है जो कि यूनिवर्स को एक स्टैटिक ऑर्डर में रहने को अलाउ करता है। ये इंश्योर करता है कि सबसे बड़ी सीक्रेट्स हमेशा ही छुपी हुई रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, ये सेंसर्ड होता है। यूनिवर्स नामक इस फिल्म में हमारी जिंदगी की जो कहानी है, और आपकी जिंदगी या फिर दुनिया में किसी के भी जिंदगी की जो कहानी है, उसमें ब्लैक होल का पार्ट सेंसर्ड है, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू नो कि ब्लैक होल के अंदर क्या वाइल्ड चीजें चल रही है। एटॉमिक क्लॉक्स इन जीपीएस, आपको कभी कभी स्ट्रेंज नहीं लगता कि इस दुनिया में जितने भी क्लॉक सिस्टम हैं, वो इतने परफेक्ट तरीके से सिंक्ड कैसे है? जैसे कि पूरी दुनिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 सेकंड से भी इधर उधर नहीं है। आपके घर का जो घड़ी है उसमें 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो आपका मोबाइल का टाइम है, जो कि इंटरनेट से फेच किया जाता है, या फिर आपके टेलीविजन में जो टाइम दिखाता है, या फिर स्टॉक मार्केट चल रहा है उसमें जो टाइम सिस्टम है, ये सब ग्रीनविच मीन टाइम एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड है। और 1 सेकंड भी कहीं का भी टाइम इधर उधर नहीं होता इस दुनिया में, क्योंकि सब एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं। पर
जीपीएस, कहीं घूमते समय जो आप जीपीएस यूज करते हो उसकी एक्यूरेसी इनसेन है। क्या है कि धरती के ऊपर की किसी घड़ी में 1 सेकंड इधर उधर हो गया, जैसे आपके घर के घड़ी में हो गया, तो ये कोई बिग डील नहीं है, 1 सेकंड या 2 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सैटेलाइट से आपका मैप चलता है, जो सैटेलाइट जीपीएस प्रोवाइड करता है, उसमें 1 सेकंड भी इधर उधर हुआ तो आपका लोकेशन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दिखाने लगेगा। लिटरली 1 सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया। अगर 10 नैनो सेकंड भी कम हुआ तो आपका लोकेशन बिगड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। जीपीएस में एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया जाता है और ये क्लॉक इतने एक्यूरेट होते हैं कि उसकी एक्यूरेसी को कहा जाता है 3 लाख ईयर्स टू एवरी 1 सेकेंड। क्या था? 3 लाख साल टू 1 सेकेंड एक्यूरेट। इसका मतलब एटॉमिक क्लॉक्स इतने एक्यूरेट होते हैं, 3 लाख साल का पूरा समय को लो और उसमें 1 सेकेंड इतना को भी वो परफेक्टली पुट करता है। इतना एक्यूरेट, ये समझ जाओ आप पागल हो जाओगे। और इतना एक्यूरेट होने के चलते ही दुनिया भर का जीपीएस काम कर पा रहा है। ये है एटॉमिक क्लॉक। ज़ॉम्बी स्टार्स। फिल्मों में ज़ॉम्बी क्या होता है? ज़ॉम्बी उसे कहा जाता है जो कि पूरा तरह से मरा भी नहीं है और पूरी तरह से जिंदा भी नहीं है, बीच में अटका हुआ है। तो स्टार में भी ऐसे ही होता है, या तो आपको ब्रह्मांड में पूरा कंप्लीटली हेल्दी तारा मिल जाएगा, फिट तारा, या तो मरा हुआ तारा का लाश मिलेगा जहाँ ये सब बनता है, सुपरनोवा एरिया। बट कुछ तारे ऐसे होते हैं जो कि सुपरनोवा को फेस करते हैं, यानी तारा फट जाता है, लाइफ एंड हो जाता है, लेकिन समहाउ उसका कुछ पार्ट सरवाइव कर जाता है। नॉर्मली जब तारा फटता है तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द तारा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, लेकिन जो तारे उसके बाद भी जिंदा रहते हैं और थोड़ा थोड़ा होता नहीं अधमरा टाइप का शाइन करते हुए कंटिन्यू रहते हैं, उसे ही ज़ॉम्बी तारा कहा जाता है। इट्स लाइक अ स्टार जो कि मर गया है पर फिर भी सरवाइव कर गया है वीक फॉर्म में, जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन बहुत अच्छे से नहीं होता है, फुल फोर्स से, वीक तरह से होता है, जो कि स्टार को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, तब ये ज़ॉम्बी स्टार्स फॉर्म होते हैं। कुछ ज़ॉम्बी स्टार्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग इसमें डीपली इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं कुछ ज़ॉम्बी स्टार्स का नाम बता रहा हूँ रिसर्च के लिए, जैसे SN2012Z, IPTF 14HLS, SN2006GY। ये 3 सबसे बड़े ज़ॉम्बी तारे हैं हमारे अभी रियल टाइम स्काई में। नेगेटिव मास पार्टिकल। जब इस ब्रह्मांड की क्रिएशन हुई थी तब कुछ ऐसे पार्टिकल्स बने थे जिसे कहते हैं नेगेटिव मास पार्टिकल। अब ये बड़ा ही स्ट्रेंज पार्टिकल है। इस दुनिया में सभी चीजों का पॉजिटिव मास होता है। चाहे आप हो, आपका एक वजन है, आपका वजन है मान लो 60 किलो। क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका वजन -60 हो, -10 हो? वजन माइनस में ये क्या सेंस बना रहा है भला? इस बात को सुन के यही मन में आता है, क्या सेंस बना रहा है? पर यूनिवर्स के क्रिएशन के समय जो ये नेगेटिव मास पार्टिकल्स थे वो थोड़े मात्रा में क्रिएट हुए थे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स। तो अगर वैज्ञानिक किसी भी तरह नेगेटिव मास पार्टिकल को कैप्चर कर लिए और धरती पे लाएं तो सब कुछ उल्टा होगा। नॉर्मल चीजों को ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, पर नेगेटिव मास पार्टिकल जिसका वजन -10 किलो होगा, मान लो एक ब्रिक आया, एक ईंटा जो कि नेगेटिव मास पार्टिकल से बना हुआ है, तो उसको आप छोड़ दोगे तो वो धरती की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि रिपेल होगा, वो ऊपर जाएगा क्योंकि उसका वजन माइनस में है। और एक अजीब सी चीज है, उस ईंटे को आप ऐसे पुश करोगे, अपने से दूर ठेलोगे तो वो आपके करीब आएगा क्योंकि उसका माइनस में वजन है, नेगेटिव मास है। नॉर्मल चीजों के कंपैरिजन में वो ऑपोजिट रिएक्ट करेगा। अभी तक किसी भी नेगेटिव मास पार्टिकल को वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व नहीं किया है, बट मैथमेटिकली वो होते हैं और उनका क्रिएशन ब्रह्मांड के क्रिएशन के समय ही हुआ था। दी न्यूट्रिनो हरिकेन। जैसे धरती पे हरिकेन, सुनामी, तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, वैसे ही न्यूट्रिनोज के हरिकेन्स भी आते हैं। न्यूट्रिनो वो पार्टिकल होते हैं जो कि स्पेस में अरबों के मात्रा में है और वो मैटर से यानी नॉर्मल चीजों से रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी अभी 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज धरती से पास हो रहे हैं, आपके मेरे बॉडी के थ्रू गुजर रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं चल रहा है और पता चल भी नहीं सकता क्योंकि वो नॉर्मल मैटर से रिएक्ट करता ही नहीं। तो कभी कभी इन्हीं न्यूट्रिनोज का तूफान आता है हमारे धरती पे और 100 अरब न्यूट्रिनोज मान लो नॉर्मली रहते हैं, तो कभी कभी 500 खरब न्यूट्रिनोज आके पास हो जाते हैं और वो सब कुछ के अंदर से इनविजिबल तरीके से पास होता है। यानी इनविजिबिलिटी ये जो कंसेप्ट है, इसके जो सबसे क्लोज कोई चीज है तो वो न्यूट्रिनोज पार्टिकल है। और सबसे गजब बात है कि न्यूट्रिनोज लाइट के स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से झट पार अभी हो रहे हैं रियल टाइम में। तो न्यूट्रिनो हरिकेन भी एक एक्चुअल फेनोमेनन है जो कि हमारे ब्रह्मांड में होता है। दैट्स
गजब। एक्चुअल होम टाउन ऑफ गोल्ड। क्या आपको ये बात पता थी कि गोल्ड का धरती पे बनना इम्पॉसिबल है? सोना धरती में बन ही नहीं सकता, इसीलिए तो इतना रेयर है, इसका प्राइस इतना है। जितना गोल्ड है वो है, कोई भी नया गोल्ड क्रिएट होना इम्पॉसिबल है। ये ट्रूली इम्पॉसिबल है। जैसे होता है ना जियो का ट्रूली 5G नेटवर्क, 5G नहीं ट्रूली 5G, बिल्कुल वैसे ये ट्रूली इम्पॉसिबल है कि गोल्ड धरती पे बने। कोई भी गोल्ड एक्चुअली में यहाँ से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर बना है। यानी ये रिंग ज्वेलर ने बनाया है, कंपनी ने निकाला है, वो तो ठीक है, पर इसका एक्चुअल होम टाउन तारा है। अपने लाइफ के एंड में जब कोई तारा फटता है, जिसे कि सुपरनोवा कहते हैं, तब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के चलते एटम्स जुड़ के हैवी एलिमेंट्स बन जाते हैं और वो पूरे यूनिवर्स में स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, तारे में अगर गोल्ड बनता है और वहां से स्कैटर होता है, धरती पे आता है, तब तो गोल्ड धरती के ऊपर पाया जाना चाहिए ना, क्योंकि यही तो बरसता है ना। तो अंडरग्राउंड जमीन में गोल्ड कैसे चला गया? देखो यही कंफ्यूजन है ज्यादातर लोगों में। ऐसा नहीं होता है कि तारा से फट के गोल्ड धरती पे आ रहा है, वैसा नहीं होता। ये है कि फटे हुए तारे से जो भी गैसेस स्प्रेड होते हैं पूरे यूनिवर्स में, गैसेस पूरे यूनिवर्स में बिखर जाते हैं और यही गैस सब कूल होकर, ठंडा होकर बाद में प्लैनेट्स का रूप लेते हैं। तो जो मटेरियल, जो गैस ठंडा होके प्लैनेट बन रहा है जैसे कि धरती, उसके मटेरियल में ही गोल्ड रहता है रेडीमेड। यानी जब धरती शुरू में फॉर्म हो रही थी, तब शुरू में ही फॉर्मेशन के समय में ही वो गैसेस सॉलिडिफाई हो गए, प्लैनेट का रूप ले लिए और उसमें गोल्ड था। और हैवी एलिमेंट जैसे कि गोल्ड धरती के अंदर चले गए, अंदर सिंक कर गए, धस गए, और इसलिए गोल्ड अंडरग्राउंड ही पाया जाता है। पूरी मतलब ये है कि एक एक गोल्ड जो आपके घर में है वो आप छू रहे हो। जैसे कि मम्मी का ज्वेलरी कुछ होगा तो जाकर उसको टच करना और सोचना कि आप लिटरली एक्चुअली में तारे को छू रहे हो। अगर आप बहुत डीपली देखो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्रेट पे, लाइट की औकात। लाइट का नॉर्मल स्पीड कितना है? लाइट का नॉर्मल स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करता है। तो अब इसको अपने इमेज में बैठा लो, ठीक है, एक सेकंड 3 लाख नॉर्मल। अब पानी की बात करते हैं। पानी में लाइट की स्पीड घटकर 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड पे आ जाती है, यानी 70-80 हजार किलोमीटर पर सेकंड कम हो जाता है पानी में। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट स्पीड का रिकॉर्ड रखने वाली लाइट पानी में आके स्लो पड़ जाती है। पर अब इससे भी और आगे बढ़ते हैं। ग्लास, किसी भी शीशे से जब लाइट पार होती है तो वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे आ जाता है, यानी और कम। अब ऐसा कौन सा मटेरियल है जहां पे लाइट को और भी तकलीफ होती है? तो वो है डायमंड। डायमंड में लाइट की स्पीड मात्र 1,24,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी ओरिजिनल स्पीड जो लाइट का है उसका ऑलमोस्ट आधा। पर इसके बाद जो मटेरियल आता है वो लाइट को बिल्कुल ही कछुआ बना देता है। मतलब ऐसा बना देता है, ध्यान से सुनो, लाइट से ज्यादा तेज तो आप दौड़ लोगे। ये मटेरियल लाइट के स्पीड को इस स्पीड पे ला देता है। कितना स्पीड? आंसर है 17 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.017 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 99.9999% रिडक्शन। और ये होता है BEC मटेरियल में। स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वैसे ही एक BEC होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ये लैब में आर्टिफिशियली बनाया जाता है, पर इससे जो मटेरियल निकलता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि लाइट जब उससे पास होता है तो वो बस 17 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पास होता है, इतना स्लो। मतलब लाइट सबसे कम स्पीड पूरे यूनिवर्स में इसी स्टेट ऑफ मैटर में होता है, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। और नाम से आपको पता चल ही रहा होगा कि ये दोनों के नाम पे रखा गया है, बोस और आइंस्टाइन। दी क्वेक लिस्ट। आपने अर्थ क्वेक के बारे में सुना है, भूकंप। आपने मून क्वेक के बारे में सुना है, चांद कंप। पर यहाँ पर आपको बता दूं, एक्चुअली में अगर आप यूनिवर्स में जाके ऑब्जर्व करोगे एस्ट्रोनॉट बन के, तो आपको ये दिखेगा कि तारों में भी भूकंप होता है, जिसे कि टेक्निकली स्टार क्वेक्स कहा जाता है, स्टार क्वेक। और वैसे ही और एक क्वेक होता है, एस्टेरॉयड क्वेक। एस्टेरॉयड जब स्पेस में ट्रैवल करता है, वो रॉक के टुकड़े, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते कभी कभी कंपन फील करते हैं। यानी टेक्निकली आपको मैं किसी एस्टेरॉयड पे खड़ा कर दूं तो आप भी वहां के एस्टेरॉयड क्वेक्स को महसूस करोगे। कमेंट देखो भाई, आप किसी यूनिवर्सिटी में साइंस टीचर हो क्या? भाई मैं किसी यूनिवर्सिटी में साइंस टीचर तो नहीं हूँ, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में 400-500 स्टूडेंट्स के सामने आप कुछ समझाते हो, बट मुझे लगता है कि मैं उससे बेटर प्लेस पे हूँ, जो कि है इंटरनेट, जहाँ पर लाखों लोग वीडियो को देखते हैं और लर्न करते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव टीचर होके नहीं किया जा सकता।
इसलिए आई थिंक यही बेटर है और यही हमेशा रहूंगा। तो ये था यूनिवर्स के कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक एम रखते हैं 30 के, बस डेट्स इट। देखता हूँ आप लोग करते हैं कि नहीं। 30 के लाइक्स। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।